वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे लेक्चर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनक्लेव्स के क्वेश्चन एंड आंसर है जो नॉट सेट में DSSB, ESIC अदर नर्सिंग के कोई भी एग्जाम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। और लेक्चर 1 में अपन ने बात की थी 20 क्वेश्चंस की, अपन बात करेंगे 21 से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन क्या है? An 8-year-old child comes to the physician's office complaining of swelling and pain in the knees। एक 8-year-old child है, फिजिशियंस के ऑफिस में आता है, कंप्लेन करता है स्वेलिंग एंड पेन कहाँ पे हो रही है? नीज में। हिज मदर सेज, मदर बोलती है द स्वेलिंग अकर्ड फॉर नो रीजन, मतलब स्वेलिंग बिना किसी रीजन के आ रही है। एंड इट कीप्स गेटिंग वर्स। द इनिशियल डायग्नोसिस इज लाइम डिजीज का डायग्नोसिस है। वैन टॉकिंग टू द मदर एंड चाइल्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड इन द इनिशियल हिस्ट्री, क्या कलेक्ट करेगी नर्स? ए डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट एंड फ्लैंक पेन, ए फीवर ऑफ ओवर 103 Fahrenheit occurring over the last 2 to 3 weeks, rashes covering the palms of the hands and the soles of the feet, headache, malaise और sore throat। राइट आंसर होगा अपना डी, हेडेक, malaise और sore throat। राइट आंसर क्यों होगा? क्लासिक सिम्टम्स ऑफ लाइम डिजीज इंक्लूड हेडेक, malaise, fatigue, anorexia, stiff neck, generalized lymphadenopathy, splenomegaly, conjunctivitis, sore throat, abdominal pain and कफ। ये है क्लासिक सिम्टम्स ऑफ लाइम डिजीज के, हेडेक, मेलाइज और सोर थ्रोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। 22 क्वेश्चन है व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग फेनिटोइन, जिसको बोलते हैं डाइलेंटिन, टू ए चाइल्ड को फेलेंटोइन दी जाती है, फेनिटोइन दी जाती हैं। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग फेनिटोइन डाइलेंटिन टू ए चाइल्ड, जब चाइल्ड को फेनिटोइन दी जाती है, द नर्स शुड बी अवेयर दैट ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन थेरेपी। नर्स को क्या ध्यान में रखना है? टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन का। तो देखते हैं, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम की कंडीशन हो सकती है फेनिटोइन। अपन जब इंजेक्ट करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे चाइल्ड को, तो नर्स को क्या ध्यान रखना है? फेनिटोइन का टॉक्सिसिटी। क्या है टॉक्सिसिटी? स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम इज ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। 23rd क्वेश्चन है द नर्स शुड नाउ दैट अकॉर्डिंग टू करंट थिंकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ए क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूमर की साइज, एक्सिलरी नोड स्टेटस को अपन चेक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा? एक्सिलरी नोड स्टेटस आ सकता है। 23 क्वेश्चन द नर्स नोविंग दैट अकॉर्डिंग टू करंट थिंकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ए क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर, तो एक्सिलरी नोड स्टेटस। Axillary node status is the most important indicator for predicting how far the cancer has spread. If the lymph nodes are positive for cancer cells, the prognosis is poorer. Axillary nodes status को चेक करेंगे। प्रोग्नोस्टिक मोस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का एक्सिलरी नोड स्टेटस। चलिए आगे देखते हैं अपन। 24 क्वेश्चन 3 weeks following discharge a male client is re-admitted to the psychiatric unit for depression, मतलब 3 वीक हो चुके एक पेशेंट को अपन ने डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन वो री एडमिट होता है, वापस आता है हॉस्पिटल में साइकेट्रिक यूनिट में फॉर डिप्रेशन के लिए। हिज वाइफ स्टेटेड दैट ही हैड थ्रेटनेड टू किल हिमसेल्फ, खुद को मार रहा है विद हैंड गन के द्वारा। एज द नर्स एडमिट्स
him to the unit. He says, I wish I were dead because I am worthless to everyone. मैं सबके लिए worthless हूँ. I guesses I am just not good. मैं अच्छा नहीं हूँ. Which response by the nurse is most important appropriate at this time? नर्स का response क्या होगा? I don't think you are worthless. I am glad to see you and we help you. Nothing, ये तो नहीं होगा. Don't you think this is a sign of your illness? नहीं, ये भी नहीं होगा. I know with your wife and new baby that you do have a lot to life. बिल्कुल भी राइट नहीं होगा ये. You have been feeling sad and alone for some time now. You have been feeling sad and alone for some time. राइट आंसर है. क्यों होगा? This acknowledge the client's implied thoughts and feelings are encourages a response. थॉट्स और फीलिंग्स, खुद के बारे में वो सैडनेस परसीव कर रहा है, मतलब खुद को अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, तो खुद के फीलिंग्स को रखने के लिए उसको वो अपने आप को अलोन रखना चाहता है. 25 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन डिस्चार्ज टीचिंग फॉर ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस सी. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन डिस्चार्ज टीचिंग फॉर ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस सी. एक क्लाइंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो अपन को क्या ध्यान में रखना है? नर्स को क्या ध्यान में रखना है? ही शुड टेक एस्प्रिन एज नीडेड फॉर मसल एंड जॉइंट पेन. बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि एस्प्रिन देंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस रहेगा. ही मे बिकम ए ब्लड डोनर व्हेन हिज लिवर एंजाइम्स रिटर्न टू नॉर्मल. नथिंग, राइट नहीं है ये. ही शुड अवॉइड एल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग हिज रिकवरी पीरियड. He should use disposable dishes for eating and drinking. Aspirin is hepatotoxic, may increase bleeding and should be avoided किया जाता है. Blood should not be donated by a client who has hepatitis C का वेरी इंपॉर्टेंट. हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है. तो बिल्कुल भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे. तो बी भी अपना राइट नहीं होगा. ए क्यों नहीं राइट होगा? क्योंकि एस्प्रिन देंगे तो ब्लीडिंग के चांसेज और बढ़ जाएंगे, तो बी भी राइट नहीं होगा. और डी क्यों नहीं राइट है? ही शुड यूज डिस्पोजेबल डिशेज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. नहीं, बिल्कुल भी राइट. एल हेपेटाइटिस सी इज नॉट स्प्रेड थ्रू द ओरल रूट के द्वारा नहीं होता है, ये आईवी रूट के द्वारा हो सकता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है. सी क्यों राइट है? सी के मतलब हेपेटाइटिस सी है तो एल्कोहल इज डिटॉक्सिफाइड इन द लिवर, तो एल्कोहल को अवॉइड करेंगे. 26 क्वेश्चन है. द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ए क्लाइंट विद ए लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी इज टू. द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ए क्लाइंट विद लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी हो गई है तो उसको इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इरिगेट द एरिया विद न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन, फ्लश द एक्सपोज्ड एरिया विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट. राइट आंसर होगा उसको फ्लश करना है द एक्सपोज्ड एरिया विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर. क्यों करना है? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसके लिए अपन वाटर से उसको एक्सपोज करेंगे, फ्लश आउट करेंगे, जिसके कारण बैक्टीरियाज रिमूव हो जाएंगे. The use of large amounts of water to flush the area is recommended for chemical burns. 27 क्वेश्चन है. Dietary planning is an essential part of the diabetic client's regimen. The American Diabetes Association recommends which of the following caloric guidelines for daily meal planning. वेरी इंपॉर्टेंट है. डायग्नोस्टिक हुआ, किसी को डायग्नोस्टिक हो गया है डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ मान लो अपन डायबिटीज़ क्लाइंट है, उसको अपन कैलोरी इनटेक क्या करवाएंगे? अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? डायबिटीज़ एसोसिएशन रिकमेंडेड. अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन रिकमेंडेड मतलब अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा कौन सी डाइट्स की प्रोवाइड करवाने के लिए कहा जाता है? डी आंसर राइट होगा. 60%
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करना है, 12 से 15% प्रोटीन और 20 से 25% फैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28 क्वेश्चन, द प्राइमरी रीजन फॉर सेंडिंग ए बर्न क्लाइंट होम विद ए pressure garment. The primary reason for sending a burn client with home pressure garment such as a joust garment is that the garment डिक्रीज हाइपरट्रोपिक स्कार फॉर्मेशन को अपन को क्या करना है, डिक्रीज करना है। द प्राइमरी रीजन फॉर सेंडिंग ए बर्न क्लाइंट होम विद ए प्रेशर गारमेंट का पेशेंट है जो उसको प्राइमरी रीजन क्यों भेजा जा रहा है, घर पे क्यों भेजा जा रहा है, डिक्रीजेज हाइपरट्रोपिक स्कार फॉर्मेशन, ट्यूबुलर सपोर्ट सच एज दैट रिसीव्ड विद ए जॉब बेस्ट गारमेंट applies tension for 10 से 20 mm. This amount of uniform pressure is necessary to prevent or reduce hypertrophic scarring. Clients typically wear a pressure garment for 6 से 12 months during the recovery phase of the care. 6 से 12 month मतलब 1 साल तक उसको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं उसको। क्लाइंट्स टाइपिकली वियर ए प्रेशर गारमेंट्स, मतलब प्रेशर गारमेंट्स को क्लाइंट को पहने हैं 6 से 12 मंथ, मतलब 1 साल तक के प्रेशर गारमेंट्स को पहनना है जिसके लिए क्या होगा, क्यों पहनना है, क्योंकि हाइपरट्रोपिक स्कार फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए रिकवरी फेज में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिक्रीज्ड हाइपरट्रोपिक स्कार फॉर्मेशन। 29 क्वेश्चन है, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन प्लानिंग द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट विद लाइम डिजीज। द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन प्लानिंग द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट विद लाइम डिजीज का पेशेंट है उसके लिए मैनेजमेंट की प्लानिंग की जाती हैं तो क्या इंक्लूड करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 6 से 8 वीक्स, टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट, IV एम्फोटेरिसिन बी, हाई प्रोटीन डाइट विद लिमिटेड फ्लूइड्स। इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी, टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेट्रासाइक्लिन अपन को इंजेक्ट करवाना है उस पेशेंट को। Tetracycline is the treatment of choice for children with Lyme disease who are over the age of 9, मतलब 9 साल से ओवर है तो उसको टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है लाइम डिजीज की, टेट्रासाइक्लिन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन है, द फिजिशियन रिकमेंडेड्स इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन फॉर ए क्लाइंट विद PIH का पेशेंट है, इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन में आया PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ही सेज टू द नर्स इट्स नॉट सो ईजी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ये ईजी नहीं है, टू जस्ट go right to the hospital like that after acknowledge her feelings. Which of these approaches by the nurse would probably be rest? मतलब एक फिजिशियन रिकमेंडेड करता है इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन फॉर ए क्लाइंट विद, अगर PIH का है तो उसको फिजिशियन बोलता है कि आप इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाइए, एडमिट हो जाइए। शी सेज टू द नर्स, वो बोलती है नर्स को, इट्स नॉट सो ईजी फॉर मी, मेरे लिए ये ईजी नहीं है, टू जस्ट गो राइट टू द हॉस्पिटल लाइक दैट आफ्टर एक्नॉलेज हर फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जाता है। विच ऑफ दीज अप्रोचेज बाय द नर्स वुड प्रोबेबली बी, रेस्ट के लिए कौन सी अप्रोच दी जाती है, स्ट्रेस टू द क्लाइंट दैट हर हस्बैंड वुड वांट हर टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर हर हेल्थ, नथिंग, ये नहीं राइट है। Explore with the client her perceptions of why she is unable to go to the hospital. Repeat the physician's reason for advising immediate hospitalization. D option है, explain to the client that she is ultimately responsible for her own welfare and that of her baby। तो क्या आंसर राइट होगा अपना, बी
ऑप्शन राइट होगा। एक्सप्लोर विद द क्लाइंट हर परसेप्शंस ऑफ वाई शी इज अनेबल टू गो टू द हॉस्पिटल। नर्स को एक्सप्लोर कराया जाता है परसेप्शन के द्वारा। नर्स को परसेप्शन हो रहा है कि मेरे लिए ये इजी नहीं है कि मैं प्रेगनेंसी है, और साथ ही साथ क्या है, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, कि मैं हॉस्पिटल जा सकूं। तो एक्सप्लोर विद द क्लाइंट हर परसेप्शंस व्हाई शी इज अनेबल टू गो टू द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जा सकती हैं, उसको परसेप्शन करवाया जाता है। The nurse should explore potential reasons for the client's anxiety. Are their small children at home? Is the husband out of town? The nurse should aid the client is in seeking support or interventions to decrease the anxiety of hospital की anxiety को decrease कर hospitalization को। क्वेश्चन 31 है, द चाइल्ड विद आयरन पॉइजनिंग इज गिवन IV डेप्रोक्सामिन मेसिलेट डेस्फेरोल फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन द चाइल्ड सफर्स हाइपोटेंशन फेशियल फ्लशिंग एंड अर्टिकेरिया। द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी टू। क्या हो सकता है, द चाइल्ड विद आयरन पॉइजनिंग का है तो उसको डेफ्रोक्सामिन दिया जाता है IV। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन द चाइल्ड विद सफर्स हाइपोटेंशन है, नर्स को मतलब डाइफ्रोक्सामिन उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है। तो उस टाइम नर्स क्या असेस करेगी, चाइल्ड के हाइपोटेंशन फेशियल फ्लशिंग एंड अर्टिकेरिया। द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, डिसकंटिन्यू द IV नथिंग, stop the medication and begin a normal saline infusion, take all vital signs and report to the physician। D ऑप्शन है, assess urinary output and if it is 30 ml of an hour maintain current treatment। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, B stop the medication and begin a normal saline infusion। अगर डेफ्रोक्सामिन दी जा रही है तो चाइल्ड को हाइपोटेंशन की कंडीशन है, फेशियल फ्लशिंग हो रही है और अर्टिकेरिया की कंडीशन आ रही है, तो मेडिकेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है एंड नॉर्मल सेलाइन को इन्फ्यूज़ करवाना है, NS को इन्फ्यूज़ करवाना है। स्टॉप द मेडिकेशन एंड बिगेन ए नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूजन। द चाइल्ड इज एक्सिबिटिंग साइंस ऑफ एन एलर्जी रिएक्शन एंड शुड गो इनटू शॉक इफ द मेडिकेशन इज नॉट स्टॉप्ड। द लाइन शुड बी केप्ट ओपन फॉर द मेडिकेशन। मतलब जब अगर पेशेंट है चाइल्ड तो उसको हाइपोटेंशन फेशियल फ्लशिंग एंड अर्टिकेरिया की एंजाइटी आ रही है, एलर्जी आ रही है, मतलब एंजाइटी हो रही है उसको, ये साइन है, किसके साइन है, ये डेफ्रोक्सामिन के एलर्जिक रिएक्शन है, फ्लशिंग हाइपोटेंशन एंड अर्टिकेरिया। तो इस कंडीशन में भी अगर मेडिसिन कंटिन्यू रखी जा रही है तो पेशेंट को शॉक की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो अपन को मेडिकेशन को इमीडिएटली स्टॉप करना है, नॉर्मल सेलाइन को इन्फ्यूज़ करवाना है। तो ऑप्शन B राइट होगा, स्टॉप द मेडिकेशन एंड बिगेन ए नॉर्मल सेलाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। प्रोवाइड द 1 मिनट अबगर स्कोर फॉर एन इन्फेंट बोर्न विद द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, हार्ट रेट अबव 100, रेस्पिरेटरी एफर्ट स्लो है, इरेग्युलर मसल टोन, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी और वाइगोरस क्राई, कलर है ब्लडी पिंक और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है। तो अपन को अबगर स्कोरिंग काउंट करनी है, तो अबगर स्कोरिंग क्या होगी, 7th स्कोर होगी। 33 क्वेश्चन है, एक क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोज्ड एज बीइंग प्री इक्लेम्सिया से एक क्लाइंट डायग्नोज्ड होता है प्री इक्लेम्सिया है एक पेशेंट को। द फिजिशियन मतलब प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होगी, BP ये 140/90 और एडिमा की कंडीशन होगी। द फिजिशियन ऑर्डर्स मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्री इक्लेम्सिया फॉर
मतलब मैग्नीशियम सल्फेट प्री इक्लेम्सिया को ट्रीट किसके लिए किया जाता है, प्री इक्लेम्सिया को क्यों यूज किया जाता है प्री इक्लेम्सिया के लिए, मतलब MgSO4 की मेडिकेशन को प्री इक्लेम्सिया के लिए क्यों यूज किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सीजर से प्रिवेंट करने के लिए MgSO4 दी जाती है। MgSO4 इज ए क्लासिफाइड एज एन एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है इन प्री इक्लेम्सिया मैनेजमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग है MgSO4। तो सीजर्स की कंडीशन हो सकती है प्री इक्लेम्सिया के दौरान, तो उसको बचाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। 34 क्वेश्चन है, इन द चाइल्ड विद ए diagnosis of coronary artery disease the nurse should anticipate the complication of bradycardia with occlusion of which coronary artery region, मतलब अगर इन द क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक क्लाइंट है, द नर्स शुड एंटिसिपेट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया, मतलब कोरोनरी आर्टरी का है तो उसको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ब्रेडिकार्डिया विद ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ओक्लूजन हो रहा है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी और सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी होगी। अपना ऑप्शन ए राइट होगा। क्यों होगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड arterioventricular AV heart block are usually as a result of right coronary artery occlusion. The right coronary artery perfuses the sinoarterial and AV nodes in most individuals. Sinus bradycardia and arterioventricular heart block are usually as a right coronary artery disease का result है। right coronary artery disease in the client with a diagnosis of coronary artery disease के एक पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है। the nurse should anticipate the complication of bradycardia with occlusion, मतलब ब्रेडिकार्डिया है और किस साथ में क्या है, occlusion of which coronary artery, कौन से कोरोनरी आर्टरी की में कौन सी कोरोनरी आर्टरी में ओक्लूजन होने से कॉम्प्लिकेशन होगा ब्रेडिकार्डिया, तो राइट कोरोनरी आर्टरी में ओक्लूजन होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन आएगी। राइट कोरोनरी आर्टरी में क्यों होगी, आर्टियोवेंट्रिकुलर में कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से, क्यों, क्योंकि उसमें ओक्लूजन हो रहा है आर्टियोवेंट्रिकुलर एवी नोड। अगर एवी नोड को अपन बोल सकते हैं अदर नेम आल्सो नोन एज एस्कोप नोड, एस्कोप याद रखना है। एवी नोड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, एस्कोप नोड, ASCHOFF, एस्कोप नोड के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। 35 क्वेश्चन है, व्हेन द नर्स इज इवैल्यूएटिंग लैब डाटा फॉर ए क्लाइंट 18 से 24 आवर्स आफ्टर ए मेजर थर्मल बर्न के बाद में द एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिकल चेंजेज वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज, एलिवेटेड या इंक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप 5 स्टार दे सकते हो कि क्वेश्चन 100 to 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। व्हेन द नर्स इज इवैल्यूएटिंग लैब डाटा फॉर ए क्लाइंट 18 से 24 आवर्स आफ्टर ए मेजर थर्मल बर्न, एक क्लाइंट है मेजर थर्मल बर्न, तो उसकी कौन सी लैब फाइंडिंग करेंगे 18 से 24 घंटे के बाद में, द एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुई है उसको, द इंक्लूड कौन सा अपन इंक्लूड करेंगे लैब डायग्नोस्टिक कि उसको मेजर थर्मल बर्न हुआ है, मतलब मेजर थर्मल बर्न 18 से 24 घंटे के बाद में कौन सी फाइंडिंग्स अपन बताएंगे कि ये मेजर थर्मल बर्न का पेशेंट है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग आएगी, मतलब क्या हो सकता है लैब डायग्नोस्टिक में, क्या एलिवेटेड सीरम सोडियम लेवल होगा, एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल होगा, एलिवेटेड सीरम प्रोटीन होगा और एलिवेटेड हिमेटोक्रिट होगा। एलिवेटेड हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज होगा, मतलब एलिवेटेड हिमेटोक्रिट मतलब इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज होती हैं हिमेटोक्रिट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं हिमेटोक्रिट, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज। हेमेटोक्रिट लेवल इज एलिवेटेड ओविंग टू हीमो कंसंट्रेशन फॉर hypovolemia, anemia is present in the
post burn stage owing to blood loss and hemolysis, but it is not be assessed until the client is adequately hydrated है। अगर client adequately hydrated है, नॉर्मल है, तो उसको असेज नहीं किया जा सकता है हेमेटोक्रेट के द्वारा। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो सकती है, मतलब अगर हेमोक्रेट है तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन तो होगी, एनीमिया भी होगा। हाइपोवोलेमिया है तो एनीमिया, मतलब हेमेटोक्रेट क्या होगा, एलिवेटेड आरबीसी, मतलब आरबीसी का लेवल इंक्रीज होगा। मतलब इसमें बता रहा है हेमेटोक्रेट है, एलिवेटेड है। हेमेटोक्रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज। एनीमिया इज प्रेजेंट इन द पोस्ट बर्न स्टेज। 36 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू आइडेंटिफाई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लम्प्स का कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसे अपन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को पहचान सकते हैं। मेमोग्राम्स एवरी 10 years, अर्ली चेकअप परफॉर्म्ड बाय फिजिशियन, ऑप्शन सी है अल्ट्रासाउंड एवरी 3 years, और मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना है। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू आइडेंटिफाई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लंप, इसको 5 स्टार रेटिंग देना आप। 100% ऑफ आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। What is the most effective method to identify early breast cancer? Monthly breast self-examination. Monthly breast self-examination has been shown to be the most effective method for early detection of breast cancer को पहचाना जाता है। Approximately 90% of lumps are detected by women themselves. 37 क्वेश्चन, एक client with a C3-4 fracture has occurred, arrived in the emergency room में C3-C4 का फ्रैक्चर हुआ है, arrived emergency room में, द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। सीजो स्टेबिलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबिलाइजेशन, कन्फर्मेशन ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंट्रावेस्क्यूलर वॉल्यूम। C3-C4 का है। C3-C4 कहाँ पे होती है, सर्वाइकल स्पाइन, नेक, और मतलब नेक और अपना स्टमनम आ सकता है, नो थोड़ा मतलब आधा स्टमनम आ सकता है, मतलब अपर। C3 और C4 रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो आ रहा है ना, तो क्या होगा, एयरवे असेसमेंट और स्टेबिलाइजेशन देखेंगे अपन, ऑप्शन बी राइट होगा। प्राइमरी इंटरवेंशन इज प्रोटेक्शन ऑफ द एयरवे and adequate ventilation. 38 क्वेश्चन है, to ensure proper client education, the nurse should teach the client taking SL nitroglycerin to PET to expect which of the following responses with administration। नाइट्रोग्लिसरीन दी जा रही हैं तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखनी है, स्टेनिंग, बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग। स्टिंगिंग रखनी, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन को कहाँ पे रखना है, अंडर द टंग। स्टिंगिंग, बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग के दौरान, मतलब अपन एडमिनिस्टर दी जा रही है SL नाइट्रोग्लिसरीन, तो कौन सी फाइंडिंग्स को अपन को ध्यान में, कौन सा अपना रिस्पॉन्स होगा जिसको ध्यान में रखना है। स्टेंगिंग, बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग, अगर अपन मतलब अंडर द टंग में रखेंगे तो स्टेंगिंग की कंडीशन होगी और बर्निंग की कंडीशन होगी। स्टेंगिंग और बर्निंग व्हेन नाइट्रोग्लिसरीन इज प्लेस्ड अंडर द टंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, दिस इफेक्ट इंडिकेट्स दैट द मेडिकेशन इज पोटेंट एंड इफेक्टिव फॉर यूज। Failure to have this response means that the client needs to get a new bottle of nitroglycerin. 39 क्वेश्चन है अपना, नर्सिंग केयर फॉर द सब्सटेंस एब्यूज क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एल्कोहल विथड्रॉवल डिलीवियर। क्लाइंट्स है, नर्सिंग केयर फॉर द सब्सटेंस एब्यूज का पेशेंट है, कौन से सब्सटेंस एब्यूज, एल्कोहल विथड्रॉवल डिलीरियम। इंक्लूड्स मेंटेनिंग सीजर प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। द क्लाइंट आर एट हाई रिस्क फॉर सीजर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर कैसेशन ऑफ एल्कोहल इंटेक, मतलब कैसेशन को बंद किया जा रहा है तो फर्स्ट वीक में उसको कौन सी कंडीशन आ सकती है, सीजर की कंडीशन आ सकती है। नर्सिंग केयर फॉर द सब्सटेंस एब्यूज क्लाइंट
एक्सपीरियंसिंग एल्कोहल विड्रोवल डिलीरियम है, एल्कोहल विड्रोवल डिलीरियम का पेशेंट है, मतलब नर्स एक सब्सटेंस अब्यूज को ट्रीट कर रही है। कौन सा सब्सटेंस अब्यूज? एल्कोहल का है, तो उसको एक्सपीरियंस है, मतलब पेशेंट हो सकता है कि उसको एल्कोहल विड्रोवल डिलीरियम आ सकता है। तो एल्कोहल विड्रोवल डिलीरियम कहाँ पे आएगा? तो क्या करना है अपन को? मेंटेनिंग सीजर प्रिकॉशंस को अपन मेंटेन करना है। 40 क्वेश्चन है। द डे फॉलोइंग हिज एडमिशन द नर्स sits down by a male client on the sofa in the day room. The day following his एडमिशन के दिन द नर्स सिट्स डाउन बाय ए मेल क्लाइंट ऑन द सोफा डे रूम। नर्स पेशेंट की साइड में बैठती हैं। ही वॉज एडमिटेड फॉर डिप्रेशन एंड थॉट्स ऑफ सुसाइड। डिप्रेशन के पेशेंट को एडमिट किया जाता है और डिप्रेशन के साथ में उसको क्या उसने किया है? सुसाइड है, अटेम्प्ट किया है। ही looks at the nurse and says, my wife is so bad, no one can do anything to help. मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, बुरी है। The most helpful initial response by the nurse would be, नर्स का इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा? You are telling me that you are feeling hopeless at this time. You are telling me, तुम मुझे बता रहे हो that you are feeling hopeless at this point. This response acknowledges the client's feelings and invites a response. ऑप्शन सी, मतलब कौन सी इंटरवेंशन को नर्स ध्यान में रखेगी? The most helpful initial response by the nurse would be, you are telling me, मुझे बताइए, that you are feeling hopeless at this point. मतलब नर्स, एक पेशेंट है जो साइकेट्रिक यूनिट में आया है, जिसको डिप्रेशन है और सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्यों किया है? क्यों बता रहा है नर्स को कि मेरी वाइफ बुरी है, वो मेरी केयर नहीं कर रही है, मेरे लिए कोई नहीं है। तो नर्स को उसको बताना है। क्या बताएगी नर्स? टेल मी, मुझे बताइए। यू आर टेलिंग मी दैट योर फीलिंग्स आर होपलेस क्यों है? मुझे बताइए आप। क्वेश्चन 41, द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज इंसिपिडस इज विद IM और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन टेनेट इन ऑयल। नर्सिंग केयर रिलेटेड टू द क्लाइंट रिसीविंग IM वैसोप्रेसिन टेनेट would include the usual treatment for डायबिटीज इंसिपिडस का यूजुअल ट्रीटमेंट है इज विद सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और IM इंजेक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन टेनेट इन ऑयल में दिया जाता है। नर्सिंग केयर रिलेटेड टू द क्लाइंट रिसीविंग IM वैसोप्रेसिन टेनेट वुड बी तो होल्ड द वायल अंडर वार्म वाटर फॉर 10 से 15 मिनट एंड shake vigorously before drawing medication into the syringe। मतलब ये बता रहा है वायल को, कौन सी वायल को? वैसोप्रेसिन की वायल है, एडमिनिस्टर IM की जा रही हैं, तो उसको 10 से 15 मिनट में वार्म वाटर में उसको होल्ड करके रखना है एंड शेक करना है वाइगोरसली, बार बार, बिफोर मतलब पहले, ड्राविंग मेडिकेशन इनटू द सिरिंज में मेडिकेशन को डालने से पहले उसको वाइगोरसली क्या करना है? शेक करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार आ सकता है क्वेश्चन। 41, 42 क्वेश्चन है। प्रॉपर पोजिशनिंग फॉर द चाइल्ड हु इज ए ब्रायंट ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर पोजीशन कौन सी होगी? ब्रायंट ट्रैक्शन क्या होता है? इसमें ट्रैक्शन के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती हैं? ऑप्शन ए, बोथ हिप्स आर फ्लेक्स्ड एट ए 90 डिग्री एंगल। दोनों हिप्स को फ्लैश किया जाता है 90 डिग्री के एंगल पर विद द नीज एक्सटेंडेड एंड द बटक्स एलिवेटेड ऑफ द बेड। नीज एक्सटेंड होगी और द बटक्स कैसे होगी? एलिवेटेड ऑफ द बेड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने क्वेश्चन अभी तक लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिए हैं 42 तक। अपने 42 क्वेश्चन एनक्लेक्स के द्वारा कंप्लीट हो गए हैं। आगे अपन बात करेंगे और क्वेश्चंस की। टोटल अपन क्वेश्चन करेंगे 800 प्लस क्वेश्चन, जो इनमें से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स,
subscribe my channel and share your friends. Thank you.